लोकसभा चुनाव 2014 और फिर 2024 में भाजपा के लिए दमखम से चुनाव लड़ने वाली नेत्री स्मृति ईरानी को इस बार के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2014 में भी राहुल गांधी के सामने स्मृति को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में अमेठी से स्मृति जीत गई थी। स्मृति ईरानी को भाजपा के उन नेताओं में गिना जाता है जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के करीबी नेता हैं, और यही कारण है कि स्मृति को दो बार कैबिनेट में शामिल किया गया था। लेकिन इस बार मिली हार के बाद स्मृति को राजनीति से दूर देखा जा रहा है और चुनाव परिणामों के बाद से स्मृति को खुले मंच पर बहुत कम ही देखा गया। अमेठी में इस बार स्मृति का मुकाबला कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के साथ था। किशोरी लाल को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और बीजेपी के लोग चुनाव से पहले तक इस बात से आश्वस्त दिख रहे थे कि अमेठी से स्मृति एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगी। लेकिन किशोरी लाल के सामने स्मृति को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद स्मृति को दिल्ली में मिले आवास को खाली करना पड़ा था। अभी संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल को पेश किया था, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया और वक्फ बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है और मामला अब जेपीसी में है। इस बिल को लेकर स्मृति ने हाल ही में एक बयान दिया था। वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की तारीफ की थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा था। स्मृति ईरानी ने कहा था, विपक्ष कहता है कि यह बिल राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, लेकिन कानून के अंदर बातें करना इसके खिलाफ कैसे हुआ। इस कानून के तहत सभी को कोर्ट रेवेन्यू अधिकारी के पास जाने का अधिकार देगा और इसके जरिए महिलाओं को सशक्त किया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लुटियंस दिल्ली में 28 तोला क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था, जिसको उन्होंने खाली कर दिया है। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता हैं, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देगा। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया। आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, हुआ क्या वहां पे सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया।
मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 धड़, थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे सर, मैं कैसे बोलूं सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको, 3 और 4, ठीक है सर। ये जो 2 लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं सर। इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज, ये देखिए सर, तो मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने।
कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। तो जो पद्मव्यूह वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।